Welcome everyone. Today we have rank 1 GATE 2021 in chemical engineering, Mr. Dhruval Thakkar. As you know, since the date of examinations, we have declared EII is holding rank 1 in up for this GATE 2021. Exam result it is already declared 2 days before, and we are getting a huge request to present Mr. Dhruval Thakkar. So today evening with our team we are here to introduce for a very small and interactive session with Dhruval Thakkar. So first let me introduce the entire team who is with me now. So at my left arm Mr. Pradeep Kumar Singh, the known face among you, and in the middle Mr. Dhruval Thakkar, GATE rank 1, and at the just the right end Mr. Yatender, All India rank 2 in GATE 2017, and in front of me mother of Dhruval Thakkar. So let's start this evening and make it interesting with some inspirational stories of Mr. Dhruval Thakkar. So now I'll pass my mic to Mr. Dhruval Thakkar. Dhruval, so कैसी रही जर्नी और कैसा फील हो रहा है जब ये गेट 2021 का रिज़ल्ट जब से आपने सुना, या मैं तो ये मान करके चल रहा था कि जब आपने एग्ज़ाम से बाहर आए गेट 2021 का, उस मोमेंट से आपके दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं? अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ओके फर्स्ट रैंक आ गया है। सब भी ड्रीम सा लग रहा है अभी तक सीरियसली। और बस गेट देने के बाद इतना ज़्यादा पेपर देने के बाद, क्योंकि आंसर पता नहीं थे ज़्यादा, कितने मिस्टेक्स किए कुछ पता नहीं था, तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसा था कि कोई 70 से ऊपर आ जाएंगे, बट ऐसा तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि 89 के अबव आएंगे। अच्छा। और फिर प्रदीप सर से जैसे ही बाहर निकला पेपर देने के बाद, प्रदीप सर से बात हुई कि अच्छा पेपर तो अच्छा गया, अभी देखते हैं क्या होगा। तो वो 5-6 दिन का जितना गैप था आंसर की और गेट के एग्ज़ाम के बीच का, वो तो थोड़ा ज़्यादा एंग्जाइटी वाला था। फिर आंसर की आई, फिर प्रदीप सर ने चेक किया। मेरे कुछ चेक करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बिकॉज प्रिपरेशन की थी, तो अगर गलत हो गया होगा तो फिर डीमोटिवेट हो जाते। तो फिर प्रदीप सर ने चेक करके बताया कि ओके अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो। और फिर बस वहाँ तक तो फिर चिल था। फिर पता था क्योंकि अच्छे रैंक का अच्छी मार्क्स आ रहे तो फिर रिजल्ट तक तो पता था, क्योंकि अभी एंग्जाइटी नहीं हो रही थी। फिर बहुत अच्छा था। हाँ। सो आप मुझे बताएंगे कि जब आपको 2 दिन पहले जब IIT बॉम्बे के डायरेक्टर का जब फ़ोन आया टू कॉन्ग्रेचुलेट्स यू कि मिस्टर ठक्कर यू हैव डन वेरी वेल एंड यू आर गेटिंग अ टॉप रैंक, सो वो फीलिंग क्या थी आपकी जब आपको कॉल आया? तो वो कितना सरप्राइज़ था और कितना वो एक जॉय से भरा हुआ मोमेंट था आपके लिए? वो आप थोड़े से वर्ड्स में इसको समझाएं मुझे, या बताने की कोशिश करें। मैं बहुत ही मतलब क्यूरियस हूँ कि आपने फील कैसा किया और आपका रिएक्शन क्या था उस मोमेंट पे? ओके, जब डायरेक्टर का कॉल आया IIT बॉम्बे से, मैं घर पे अकेला था, जस्ट मार्केट से आया था। और बस मेरे को तो पहले लगा कोई टेली मार्केटिंग वाले का कॉल है, बिकॉज महाराष्ट्र से आया था और अननोन नंबर था। तो शुरू में तो उन्होंने हेलो बोला, मैंने तो आंसर ही नहीं किया। फिर उन्होंने बोला क्योंकि आर यू स्पीकिंग ध्रुवल स्पीकिंग, तो मैंने कहा यस सर। फिर उन्होंने सब न्यूज़ दिया, तो मेरे तो पूरे गूज़बम्स आ गए पूरी बॉडी में। और बस बिलीव ही नहीं हो रहा। मैंने 1-2 बार तो कंफर्म किया सर से कि आर यू श्योर सर कि हाँ। बस फिर उछलने का मन कर रहा था। फिर ऐसा लगा कि सर को सबसे पहले कॉल करूँ, ऐसे अच्छी न्यूज़ दूँ। फिर सबसे पहले सर को कॉल किया और सर तो एकदम बहुत खुश हो गए। सर बोले मैंने बोला था ना अच्छा आएगा। तो बस ऐसी मस्त फीलिंग थी। फिर सब फैमिली वालों को बताया, सब एकदम खुश हो गए। मम्मा और चाचू और सब इमोशनल हो गए थोड़े। हाँ, समझ सकते। तो बहुत अच्छा था। एक्चुअली मुझे पता है कि जब ध्रुवल ने कॉल किया सर, तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था। उस समय मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो जनरली मैं ऑनलाइन क्लास में फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ। बट हुआ क्या कि ध्रुवल का फ़ोन आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि रिज़ल्ट आया होगा तभी, और कुछ ऐसा है तभी वो फ़ोन किया इस वक्त। तो मैंने क्या किया कि क्लास का जो माइक है कुछ टाइम के लिए ऑफ़ किया, म्यूट किया, और मैंने रिसीव किया कॉल। तो उसने बोला कि सर फ्री हो, क्योंकि इसकी एक आदत है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी फ़ोन करता है ज़रूर बोलता है कि सर फ्री है क्या? सर फ्री हो क्या? ठीक है, ये ज़रूर ये लाइन कंफर्म, हेलो सर फ्री हो क्या? ये लाइन कंफर्म है इसकी।
तो बोला सर फ्री हो गया? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, बताओ। तो बोला कि सर IIT डायरेक्टर का फ़ोन आया था और सर मैं टॉप कर गया। हमने कहा वाह यार, मतलब उस समय मैं क्लास ले रहा था और उस समय मैं लिटरली लाइव क्लास ले रहा था और बच्चे भी ऑनलाइन के वहाँ पे थे। तो सारे बच्चे, फिर मैं म्यूट उसको माइक को ऑन कर दिया, माइक को ऑन कर दिया जिससे सारे बच्चे भी सुने उस। हालांकि जब मैं सुना कि मुझे लगा कुछ पर्सनल बात होगी तो शेयर करना सही नहीं होता है कि लाइव चल रही थी क्लास। तो जब मैं सुना कि भाई रिजल्ट की बात है तो मैंने उस माइक को ऑन कर दिया। फिर सारे बच्चे वहीं पे आके कांग्रेट्स कांग्रेट्स। सबसे पहले तो मेरे लाइव के बच्चे जो देख रहे थे उन्हीं को आइडिया लगा कि हाँ ये ध्रुवल सर का फ़ोन है, ध्रुवल भैया का फ़ोन है और ये टॉप कर गए हैं। तो सबसे पहले जो मेरे लाइव क्लास के बच्चे थे उन्हें ये आइडिया लगा और वाकई लिटरली मुझे बस क्लास लेने का मन ही नहीं किया। मैंने बोला कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर भी गूज बम्स ऐसा कुछ आया। और फिर जो है मैंने बोला कि सर ऐसा बच्चों आज क्लास ऑफ, अभी क्लास मेरे लेने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा खुशी हो गई है तो क्लास को मैं ऑफ़ करता हूँ। तो सारे बच्चे कांग्रेट्स करने लगे। उसके बाद से फिर हम लोग उसको सेलिब्रेट किए। तो एक्चुअली एज ए टीचर सबसे बड़ा जो टीचर का प्राइज़ होता है वो यही होता है कि बच्चा, अगर उनका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर ऐसा लैंडमार्क इस्टेब्लिश कर जाता है कि उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है सर। आपके लिए अचीवमेंट है और हमारे हाँ, लिए भी आपकी सक्सेस भी एक बहुत बड़ी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स है। तो और सबसे बड़ी ख़ास बात इस रिज़ल्ट में मुझे ये लगी और सारे बच्चों को ये लगेगी कि ये बच्चा ऐसा था कि ना ही IIT से ना ही NIT से। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए। आपने जनरली हम बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडियस है, हाँ अच्छा एकेडमिक्स रहा हुआ है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर कोई हमारे बीच में से कोई उठ के आए ना तो एक उसकी फीलिंग अलग होती है। आप यहाँ पे ना ध्रुवल के जो कॉलेज बैकग्राउंड है वहाँ कॉलेज का नेम जरूर आप ब्रीफ आउट कर दें। हाँ तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हाँ ये सारे ये बता दिया जाए। ये सारी चीज़ें अभी सर बहुत लंबी चीज़ चलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पूछते हैं ध्रुवल से। तो सर मैं ये एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ कि हुआ क्या कि वाकई में मुझे बहुत ही गूज बम्स उस समय हुआ और मैंने ध्रुवल को दोबारा फ़ोन किया कि यार मज़ा आ गया, सही बताना तूने दिन बना दिया। जनरली एक इसका गुजरात का है तो इसका एक डायलॉग है, सर आपने दिन बना दिया मेरा। ये सब बोलता था कि सर आपने तो मेरा दिन बना दिया। जैसे हुआ क्या कि गेट का पेपर दे के आया, मैंने पहले से कॉल किया कि ध्रुवल पेपर कैसा हुआ। तो ये तुरंत ये फ़ोन पहला कॉल गेट के एग्ज़ाम का मेरा ही कॉल आया होगा, मुझे पता है, मैंने ही कॉल किया था। तो इसने बोला कि सर पेपर तो बहुत ईजी आया था, बहुत अच्छा मज़ा आ गया सर पेपर दे करके। तो मैंने कहा चलो एक चीज़ तो, चूँकि मैं इसको फॉलोअप कर रहा था बहुत पहले से, क्योंकि पढ़ने में रिस्पांस इसका अच्छा था तो मैं इसको फॉलो करता था कि फॉलो इन द सेंस कि क्या कर रहा है, कि पेपर को टेस्ट सीरीज़ को सही टाइम पे स्टार्ट किया या नहीं किया। अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है तो उसमें कितने मार्क्स आ रहा है। और प्री गेट मैंने लिया तो इसका मेरा जो अभी तक इतना बिलीव नहीं था कि ये अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब मैंने उसको प्रिपेयर कर रहा था ताकि प्री गेट में तक पहुँचे, तो जब ये प्री गेट तक पहुंचा, देने के फर्स्ट प्री गेट जब मैंने लॉन्च कर दिया तो मैंने बोला कि ऐसा है ध्रुवल, मैंने प्री गेट लॉन्च कर दिया है, एक प्री गेट फर्स्ट उसको देना। तो उसने बोला कि ठीक है सर मैं तैयारी करके प्री गेट को दूंगा। तो उसने तैयारी किया, बोला कि सर मैं 2-3 दिन बाद दूंगा, पहले मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ। मैंने कहा जब तू प्रिपेयर पूरा हो जाना तभी देना, अदरवाइज़ उसके बीच में अभी मत टच करना। तो अच्छा उसने प्री गेट फर्स्ट दिया तो इसके अराउंड 75 समथिंग 79.67 मार्क्स आए और उसमें उसके मार्क्स रैंक फर्स्ट था। तो उसने बोला कि सर अभी तो रैंक फर्स्ट दिखा रहा है। हमने कहा रैंक फर्स्ट इसलिए दिखा रहा है ताकि बच्चों ने दिया नहीं है, इसलिए ताकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। की बात कर रहे हैं आप, जो हमारा जो नहीं, ये हम बात कर रहे हैं इसमें प्री गेट की मैं बात कर रहा हूँ। प्री गेट जब हमने, चूँकि ये टेस्ट सीरीज अभी दे रहा था तो मैंने बोला ना कि अभी मैं उसको ये नहीं समझ रहा था कि ये टॉप रैंक लाएगा, चूँकि अभी मेन जो पेपर था जो मैं समझता हूँ कि मैं जो जज करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ प्री गेट। तो अगर प्री गेट में बच्चा 60 या 70 प्लस ला देता है तो डेफिनेटली उसके अंदर टैलेंट है, उतना अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि गेट में कुछ भी कर सकता है अगर टाइम ख़राब नहीं हुआ तो। अगर गेट के टाइम एग्ज़ाम के हाल में जाने के बाद से कई बार पैनिकनेस आ जाता है, कई बार सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर ना हो तो डेफिनेटली वो उतना कैलिबर है उसके अंदर कि वो
टच कर जाएगा सिंगल डिजिट रैंक। तो मैंने उसी का वेट कर रहा था कि ताकि ये सारा टेस्ट सीरीज दे करके इधर का और प्री गेट तक पहुँचे उस लेवल तक। तो प्री गेट जब मैंने बोला आपको, प्री गेट जब स्टार्ट किया उसने, तो मैंने बोला कि प्री गेट देना स्टार्ट करो। तो बोला कि सर मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूँ अच्छे तरीके से। तो उसने प्री गेट फर्स्ट दिया और 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए। बोला कि सर मेरा फर्स्ट रैंक है। तो मैंने बोला कि ताकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इसलिए मैंने बोला कि ये फर्स्ट रैंक इसलिए दिखा रहा है कि अभी और बच्चों ने दिया नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं। मुझे तो पता ही था कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि मेरे पेपर में मैं बनाया था पेपर, तो मुझे पता है कि वो लेवल क्या था। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मुझे पता था कि उस पेपर का लेवल क्या है। तो उस लेवल में एक बार जब ये 79 बोला तो मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि 79 तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मार्क्स है लिटरली, बट मैंने शेयर नहीं किया उससे। हाँ, अंदर से मैं खुशी हुआ कि, लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज ए टीचर कि आप बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस मत दो कि नहीं तूने बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं। मैंने बोला कि इसलिए तेरा अच्छा आया है क्योंकि और बच्चों ने भी दिया नहीं, अभी तो टैलेंटेड बच्चे अभी बाकी हैं। ठीक है, इसलिए तुम अभी काम करो, सेकेंड जो प्री गेट है उसकी तैयारी करो। ठीक है, तो उसके बाद हमने सेकेंड प्री गेट डाला। थोड़ा सा उसका लेवल और भी ज़्यादा था प्री गेट का, तो उसमें भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अराउंड 75 समथिंग था। तो मैंने देखा कि मैंने 3 प्री गेट मैंने बनाए और लेवल क्या था पेपर का, पेपर हमने सेट किए थे, मैंने प्रियांश ने सेट किए थे। तो काफ़ी मेहनत लगी थी पेपर को बनाने में, और पेपर काफ़ी लेवल अभी बताएगा ध्रुवल कि कैसा था। तो मुझे ये पता था कि अगर बच्चा इसमें देखा मैंने तीनों पेपर में इसका परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंस है, मतलब कंटिन्यूस कांस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इतना आइडिया लग गया मुझे कि हाँ इसके अंदर है कैपेबिलिटी कि ये जो है कुछ कर सकता है। पता तो पहले से था, लेकिन चूंकि ये परफॉर्मेंस जो है, होता क्या है कि बहुत बच्चे स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, नॉलेज ही बहुत ज़्यादा होता है, बट एग्ज़ाम जब टेस्ट सीरीज देने जाते हैं ना सर, तो बहुत सारी चीज़ों को वो फील करते हैं, प्रेशर कई बार उनको आता है, सोचते हैं यार क्वेश्चन मैं इजी है मैं क्यों सॉल्व करूँ, वो छोड़ देते हैं, लास्ट तक पहुँचना चाहते ही नहीं है, सोचते हैं यार टेस्ट सीरीज है ये तो, हाँ क्यों टाइम इसमें वेस्ट करें। एक्चुअली मैं बताऊँ होता क्या, क्योंकि आप उस 3 घंटे को कैसे आप डिवोशनली डिवोट कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उस 3 घंटे को ये मान के चलें यही मेरा मेन पेपर है, और तभी आप तीनों पेपर में अच्छा कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप 2 पेपर दोगे, 3 पेपर दोगे, इसने सारे ही पेपर दिए थे, इसने सारे ही फुल लेंथ दिए थे, मुझे पता है क्योंकि मैं पूरा रिपोर्ट रखता था। तो मैंने देखा कि ये पूरे ही पेपर दे रहा है और सीरियस एस्पिरेंट्स है, और किसी में 14 रैंक, किसी में कुछ रैंक, स्टार्टिंग कितने मार्क्स हुआ था? पहले तो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया था। हाँ, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में पहले स्टार्टिंग में अच्छा नहीं आ रहा था। हाँ। किसी में 50 आ रही है, किसी में 40 आ रही है, किसी में 60 आ रही है, ऐसा कुछ। हाँ, बट फिर जब फुल लेंथ स्टार्ट हुए फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छा होता गया। हाँ, तो वही चीज़ है सर, मैंने बोला ना कि प्रॉब्लम ये है तो होता है बच्चों का कि बच्चे टैलेंटेड ज़्यादा होते हैं, इनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हमने देखे हैं और इसी ईयर देखे हैं, बट उनके अंदर 2-3 चीज़ों की कमी है। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, लोग कई सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर आपने ध्रुवल में क्या ऑब्जर्व किया, ध्रुवल में ऐसा क्या ऑब्जर्व किया कि आपने पहले ही प्रीक्लेम कर दिया कि ये गेट केमिकल का टॉपर है ना। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि अच्छा मैं जनरली ऑब्जर्व कर लेता हूं, क्योंकि साथ में इसी फील्ड में हूं या कुछ ऐसा हो भगवान की कृपा से, ठीक है, कि मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं कि हाँ इस बच्चे में कुछ है। तो बच्चों ने मुझे अभी पूछा कि सर चूँकि ये तो क्लासरूम का ही बच्चा है और हम भी जानते हैं, ठीक है, हमारे बीच से ही है, तो ऐसा क्या आपने ऑब्जर्व किया जो औरों से अलग था? आपको डिक्लेयर करने पड़ेगा। हाँ, जो औरों से अलग था इसके अंदर, आपने क्या उसको ऑब्जर्व किया जो हमें फॉलो करना चाहिए? तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या अलग इसके अंदर ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहली बात जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, कि वो जो 3 घंटे का जो पेपर होता है उसको कितना आप सीरियसली दे रहे हो। अगर मैंने बोला कि ऐसा है ध्रुवल कि कल तुम पेपर दे दो, उसने बोला कि कल नहीं सर मैं परसों दूंगा। उसने बोला, मैंने बोला कल देना पेपर, तो बोला नहीं सर मैं परसों दूंगा। आखिर में क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि अभी प्रिपेयर नहीं होगा, वो शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, या हो सकता है कि रात भर जगा हो या कुछ भी किया हो, इस वजह से वो बोला कि सर मैं परसों दूंगा पूरी फुल मूड से। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि वो हर एक पेपर को बहुत सीरियसली ऑब्जर्व कर रहा है, हर एक चीज़ को, हर एक इवेंट को वो एक तो उस चीज़ को कैजुअल नहीं ले रहा है, मुझे अटेम्प्ट करना है तो मुझे, हाँ, और उसको एफर्ट्स के साथ ही मुझे, और उसको मज़ा आ रहा है करने में, मेन बात है उसको मज़ा आ रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है उसको करने में, तभी बोला कि सर मैं परसों करूँगा, ठीक है ना।
कि और अच्छे से करूँगा, ताकि अभी हो सकता है कि मैं रात भर नींद नहीं पूरी हुई हो या जगह हूँ, पढ़ा हूँ, रिवाइज़ किया हूँ, इस वजह से। तो सबसे पहली मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि टेस्ट सीरीज़ के प्रति, टेस्ट सीरीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस। और जनरली बच्चे करते क्या हैं कि सोचते हैं कि मैं खुद की बात बता रहा हूँ मैं, अगर मैं भी अगर एक बार टेस्ट सीरीज़ दूँ ना 10-15 दे दूँ तो लगा यार ये क्या दे रहा हूँ, चलो छोड़ो स्किप कर दो। और जनरली बच्चों में भी होता है नहीं, हमने काफ़ी सारे ऐसे कि 3 घंटे बैठना है। हाँ, 3 घंटे बैठने ना, 3 घंटे जिस दिन बैठ गए ना कंटिन्यूसली और विथ फुल एफर्ट के साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी, समझ लो आप आधी जंग जीत गए। 3 घंटे बैठना बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी खास कर जब पता हो कि एग्जाम अभी दूर है, हाँ, और मैं आराम से अभी टेस्ट सीरीज इनरोल कर रखा हूँ, घर पे ही बैठ के टेस्ट देनी है, टेस्ट देनी है, चलो आराम से हाँ, देते हैं, और no क्या problem। क्या दिक्कत है, आराम से दे। तो ये सबसे पहला जो मैंने Drawback पॉइंट है, इसको जो ऑब्जर्व लोगों को किया, बाकी लोगों को इसमें इम्प्रूव करना चाहिए परफेक्ट कि हर एक टेस्ट सीरीज को आपको एंजॉय के साथ देना चाहिए। नहीं प्रिपेयर तो मत टच करो, जब तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर ना हो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट मत करो। तो हर एक टेस्ट सीरीज जो है एक तरीके से रिहर्सल है, ठीक है। और सेकंड थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया कि डाउट क्लियरेंस, कि इसके पास अगर कोई भी डाउट होता था ना तो मुझे कॉल करता था तुरंत, हाँ, कि सर ये डाउट है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया आपसे कि जो सेकंड पॉइंट जो खास बात थी डाउट क्लियरेंस का। अच्छा, और एक चीज़ और कि अगर मैं मान लीजिए उसने मैसेज किया, मैं देखा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई बार बिजी हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, तो इससे फिर पिंग करेगा वो। ऐसा नहीं कि सर ने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब मैं छोड़ दूँ, और फिर दोबारा कॉल करेगा कि सर आप फ्री हो क्या, आपने क्वेश्चन देखा नहीं इसको, दोबारा मुझे पिंग करेगा। अच्छा, दोबारा अगर नहीं देखा फिर तिबारा बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन मैंने एक बार देख लो ना आप इसको। तो मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी ना, मैं मतलब ये खास बात मैंने इसके अंदर देखा। और आंटी से भी मैंने सुना अभी, ये आंटी से मैं बात कर रहा था कि आंटी ने बताया कि ये पढ़ने के लिए क्या करता था कि ये नीचे नहीं आता था, 2 फ्लोर होंगे, 2 फ्लोर होंगे तो ये ऊपर आता था, ठीक है। और नीचे आता था तो वो बोलता था कि मम्मी ऐसा है कि अगर मैं गलती से भी नीचे बैठ जाऊँ तो मुझे भगा देना आप, हाँ, मुझे बोलना कि तुम नीचे ना बैठो, तू ऊपर जा। क्या आंटी आप ऐसा बोलती थी? हाँ, ऐसा बोलती थी। आधा घंटा हुआ तो मैं बोल देती थी कि आप चले जाओ पढ़ने के लिए। अच्छा। सब लोग आते रहते हैं गेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके पापा की डेथ हो गई, जी। इसलिए हर रोज गेस्ट आने वाले थे। ये बहुत ही 1 साल गेस्ट आए, हाँ, उसके पापा की डेथ हो गई, इसलिए हर रोज गेस्ट आने वाले थे। फिर उसका बड़ा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, 2 महीना गेस्ट आने वाले थे, तो उसको डिस्टर्ब बहुत होती थी, इसलिए मैं बोल देती थी कि आप ऊपर चले जाओ पढ़ने के लिए, गेस्ट हर रोज़ आने वाले हैं, ये नहीं बातें होगी हर रोज़ भी। वो चला जाता था, मान लेता था भी, वो नहीं बोलता कि मम्मा मैं 5 मिनट लेट जाऊँ कि 10 मिनट लेट जाऊँ, ऐसा नहीं बोलता, आप तुरंत ऊपर चले जाते थे। कोई बात नहीं, बट मैं अभी तक जितनी इसकी पर्सनालिटी को मैंने अभी तक जितना रीड आउट किया है ना, और उसका पापा का सपना एक था। मैं आपको बहुत ही फेथ के साथ ये कहना चाहूँगा कि आपने एक ओबेडिएंट बेटा है। थैंक यू, थैंक यू, आइडियल बेटा है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना। और डेफिनेटली जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें अभी आप सफ़र किए फैमिली लॉसेस में ना, ये सारे ड्रीम को ना आपको फुलफिल करके ये लड़का भी दिखाएगा। अभी इससे आगे भी इसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी मैं थैंक यू सर। उसके पापा का सपना था एक कि उसको आगे पढ़ाना और गेट क्लियर कराना, उसका पापा का सपना था, और इस बच्चे ने इसका पापा का सपना पूरा किया, और उसके पापा जहाँ भी वहाँ शांति होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है। और मैं बता दूं आपको, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती हैं। तो 1 साल पहले ही, शायद आज से 1 साल पहले, नियरली 1 ईयर बिफोर, कि किसी एक्सीडेंट में जो है ध्रुवल के फादर एक्सपायर कर गए थे। उनका एक सपना था, आंटी ने बताया कि ध्रुवल अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और गेट क्लियर करे। उनका ये सपना था गेट क्लियर करे। और मैं बताऊं, शायद इतना ज़्यादा किसी की बातों का ना डिटर्मिनेशन मैंने देखा नहीं कि जो फादर एक्सपायर किए, लोग आते थे मिलने के लिए, सिंपैथी के लिए, लोग रिश्तेदार जो हैं आते हैं, मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली भाई का भी एक्सीडेंट हो गया, भाई का एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो लोग मिलने आते थे। लेकिन एक पढ़ाई के प्रति जो एक जुनून, शायद अभी मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर में ऐसा जुनून कैसे लाया,
कि लोग आते थे मिलने के लिए, सिंपैथी, लेकिन इसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, अपना ऊपर जा कर के पढ़ाई करना। शायद जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आंटी की बातों को सुन करके कि शायद इसने मन में ठान लिया था कि मेरे पापा का जो ड्रीम था उससे कंप्लीट करना है। पहले कंप्लीट करूंगा तभी। और ये तो मैं आज लाइव ही सबके सामने ही पूछूंगा कि ऐसा क्या था, कितना ज़्यादा जुनून की, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस करती हैं। जो आपने बोला कि ध्रुवल में क्या ऑब्जर्व है, क्या अलग है, ऑब्जर्व किया, तो ये 2-3 चीज़ें मैंने अलग ऑब्जर्व किया कि आप जो करने जा रहे हो, जो आपने एम फिक्स कर लिया है, उस एम तो फिक्स करना सिंपल सी बात है, बट उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको पाने के लिए आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट। तो ध्रुवल, एक बार मैं सुनना चाहूँगा आपसे कि इतना ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन कैसे मिला, कैसे करते थे इतना सारी चीज़ें? क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे पूछते हैं कि क्या अलग है, तो मैं बता रहा हूँ यही अलग है कि अपने काम के लिए जो अपने एम जो आपने लिया उसको पाने के लिए कितना आप सेल्फ मोटिवेट थे और कितना फिक्स थे, विजन क्लियर था करना क्या है। तो ये ऐसे कैसे हुआ? मैं ना ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी, हमारे एक प्रोफेसर थे DDIT के, विमल गांधी सर। हाँ, कॉलेज का नाम बता। मैंने ना केमिकल इंजीनियरिंग किया है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद से, और 2020 बैच का पास आउट हो, और फिर मैंने 1 ईयर ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की थी गेट की। और फर्स्ट टाइम जब आपने दिया था कितना मार्क्स आया था? और 2020 में विदाउट प्रिपरेशन दिया था, उसमें 2500 रैंक था, और जस्ट क्वालिफाई हुआ था, 36 मार्क्स थे, और 35.7 क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो बस उसके बाद तो हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, और विमल गांधी सर ने क्लास में बताया कि गेट का ऐसे ऐसे होता है, और इससे मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, PSU के लिए, सब बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया। तो तब से था थोड़ा लाइक आइडिया आया था, क्योंकि गेट करके कोई एग्ज़ाम है और ये सब। फिर आगे बढ़े, फिर सीनियर से बात हुई, और कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होता था, बट फिर फ्रेंड्स और उन सब से बात हुई, तो बोले कि अच्छा PSU में जाना है तो गेट तो देना ही पड़ेगा, उसमें अच्छा रैंक लाना ही पड़ेगा। तो बस ऐसा था कि ओके, कॉलेज से प्लेसमेंट ले, उससे अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर और PSU में जाए, इसलिए गेट का कुछ करते हैं अभी। तो बट कॉलेज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, तो होता नहीं था गेट का प्रिपरेशन। तो फिर तो मैंने सोचा कि ड्रॉप लेना ही अभी, कॉलेज के साथ हो नहीं रहा तो ड्रॉप लेके करेंगे। और बस फिर पक्का था क्योंकि गेट में लाना ही लाना है, तो फिर मैंने प्लेसमेंट भी मैं नहीं बैठा कॉलेज के प्लेसमेंट में, बिकॉज कॉलेज में ऐसा था कि ओके एक बार प्लेसमेंट हो गया तो आप फिर मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे की सीट चली जाती है। तो फिर मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा। फिर अनफॉर्चुनेटली पापा की डेथ हो गई। ओके, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड था। बट मेरे फिर 2 दोस्त थे, जेशा और मौलिक करके, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट करने का ट्राई किया। उन्होंने बोला कि तेरे को जल्दी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तू खुद प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो मैंने फिर बैठ के सोचा और खुद को भी बताया कि ओके जल्दी जॉब 1 साल लेट मिलेगी चलेगा, बट जॉब तो अच्छी ले लूँ। तो फिर बस उन्होंने मोटिवेट किया। फिर घर वालों से बात की, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि तेरे को जो भी करना है कर, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बहुत भाई दीदी मम्मा ने पूरा फुल सपोर्ट किया। फिर कोचिंग करने का आइडिया आपके दिमाग में क्यों किया, और EII को ज्वाइन करने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया, किसने रेफर किया? बस फिर मैंने कोचिंग की सारी सर्च करने लगा कि केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ का अच्छा है, क्या है, कैसे है। तो कहीं से मेरे को मालूम पड़ा कि हैदराबाद का अच्छा है, हैदराबाद का। ठीक है, तो पहले मैं हैदराबाद का सोच रहा था, सब इंक्वायरी की। फिर कॉलेज के एक सीनियर, वो भी ONGC में काम कर रहे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए EII सबसे बेस्ट है, आप EII में जाओ। ठीक है, फिर उनसे बात हुई। फिर मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था GACL में, वहाँ पे प्रदीप सर की एक्स स्टूडेंट है, उनसे बात हुई, मिनल जैन। हाँ, तो फिर उन्होंने भी बताया कि आप जाओ, प्रदीप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते, एकदम मज़ा आ जाएगा, मस्त आदमी है। और बस फिर इंक्वायरी की, दिल्ली की, यहाँ पे बात की सबसे कि कैसे क्या है, फ़ीस क्या है, कितने है। फिर ब्रोशर देखा आपका कि टॉप रैंक आपके वहाँ से ही होते हैं। तो बस फिर ठान लिया कि ओके ग्रेजुएशन करके फिर यहाँ ही जाना है, दिल्ली जाना है। फिर दिल्ली आने का सोचा, पर फिर मार्च में कोरोना आ गया तो कैंसिल हो गया दिल्ली का। और बस, और फिर जो ये हमारा भी चल रहा था, कोरोना की वजह से सब लेट हो गया था, इंटर्नशिप और ये वाइवाज और वो सब। तो फिर
ये हुआ कि क्लासेस स्टार्ट हो गई थी अब ऑनलाइन क्लासेस, मेरे को पता भी नहीं था। फिर ये सब कॉलेज का ख़त्म हुआ, फिर मैंने वापस से इंक्वायरी की यहाँ पे कॉल करके, क्योंकि क्लास स्टार्ट हुई तो मेरे को मालूम पड़ा कि 28 डेज से क्लास स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को लगा कि नहीं, अभी ज़्यादा देर नहीं करनी है। तो फिर बस 2 दिन बाद तुरंत ज्वाइन कर लिया, फीस वीस सब पे करके ज्वाइन कर लिया और बस चालू हुआ। तब तक ST आधा ख़त्म हो चुका था और PDC ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। और फिर सर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना, तो सर का कॉल आया तुरंत दूसरे दिन कि ऐसे करो, अभी मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, वो अब आप ज्वाइन करो और धीरे धीरे ये साथ साथ में सब्जेक्ट करते जाना, ST और PDC। तो फिर बस धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में लोड बहुत था, बिकॉज मेरे को ये था कि पहले सिलेबस ख़त्म करना है, बिकॉज उनसे ये भैया के इंटरव्यूज देखे थे और सुयस पांडे करके तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है, फिर रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो फिर साथ में लाइव जो लेक्चर वो अटेंड करता था और ये साथ में जो भी छूट गए वो अटेम्प्ट करता था। और जो भी बच्चों को अगर गेट का आपको करना है तो फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, लेट करोगे उतना तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड बनता जाएगा। तुम लोगों को फिर एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे लास्ट में, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतने थोड़े एफर्ट्स कम हो जाएंगे। तो बस फिर सर पढ़ाते, बहुत मस्त पढ़ाते सर, प्रियंक सर और दोनों मिलके बहुत अच्छा पढ़ाते, मज़ा आ जाता था। एकदम फील आती थी सब्जेक्ट में। हाँ मतलब बेसिक्स क्लियर हो रहे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे सब अच्छा मज़ा आता था। बस फिर ये पढ़ाई शुरू हो गई और बस करते गए। सर जो क्वेश्चन सर ने पहले से बोल रखा था कि मैं जो नोट्स करवाता हूँ उसमें से ही करो, किसी और बुक को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस फिर मैं वही करता था, सर के नोट्स, रिवीजन और सर जो क्वेश्चन भेजते थे वही, और प्रीवियस गेट ईयर क्वेश्चंस। मेरा एक छोटा सवाल है, जैसे हम लोग तो ठीक है टॉपर हो गए, पब्लिक हम लोग ये सोचते हैं हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं शायद, तो ऐसा क्या है क्या सही में कि हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं कि लोग ये समझे कि इनका पहले से ही दिमाग है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो नहीं, अगर होता तो हम फिर कुछ अच्छी कॉलेज IIT में होते पहले से ही। बट वही कि आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, हार्ड वर्क के लिए खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। और एक तो ये होता है कि या तो आप बहुत ही स्मार्ट हो तो आपको थोड़े एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, या तो आपको अपना पता है क्योंकि मेरे को कितना पढ़ना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को याद नहीं रहता, तो बेसिकली उनको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो और उस हिसाब से हार्ड वर्क करो, उस हिसाब से पढ़ाई करो, याद रह जाता है। आप बस रिवीजन करते रहो। भैया CT को मेरे केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, वो पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें मेरे को बहुत टेंशन होती है बिकॉज याद रखना होता है पूरा बहुत। तो मैंने एक बार प्रियंक सर से बात की, प्रदीप सर से बात की, सुयस पांडे कर सीनियर उनसे बात की, बिकॉज मेरे को टेंशन था क्योंकि ये सब्जेक्ट 4-6 मार्क का आता है तो कैसे करेंगे। फिर सबने बोला कि बस तू पढ़ता जा, होता जाएगा। तो बस मैं पहले शुरू में याद नहीं रहता था कुछ, बट फिर धीरे धीरे सारे वो CT का डेली या तो ऑल्टरनेट डे एक बार रिवीजन कर लेता था। फिर जब तक गेट आया तब तक हो गया, तो मतलब हो जाता है। अगर आप रिवीजन करते रहो तो हो जाता है। एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, बस टाइम मैनेजमेंट चाहिए और बस रिवीजन और जो सर बताए वो सब फॉलो करो, जो भी सर बचा है वो सब फॉलो करो। उनको बिलीव हो रहा तो फर्स्ट रैंक कर। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। अभी तक वो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो क्या ही कर दिया मैंने कि फर्स्ट रैंक आ गया। ऐसा मेरे अंदर क्या है? हाँ, मैं आ रहा था स्कूल लेकर के, तो इसने बोला कि सर मैं बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं फर्स्ट रैंक करूँ, कि ऐसा मेरे अंदर क्या है कि मैं फर्स्ट रैंक हूँ। कभी कभी तो मतलब ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं फर्स्ट रैंकर हूँ। तो वही चीज़ है कि ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, और जनरली जो बन गया है, जो रैंक पा लिया वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें खुद को बनाना पड़ता है। कोई पैदाशी कुछ लोग होते हैं, नो डाउट, अगर पैदाशी अगर मान लो जैसे बच्चे IITs के हैं, NITs के हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि टैलेंट है तभी वहाँ तक पहुँचे हैं, नो डाउट। बट अगर कोई हमारे बीच में हम जैसे लोग अगर कुछ ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सेट करता है कि हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। केवल जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी कहाँ तक है। मैं ये पूछ रहा था कि जनरली बच्चे होता क्या है कि पूछते हैं कि मैं सब्जेक्ट स्टार्ट किया और फिर भूल गया हम, तो ऐसा भूलता है वाकई में, या आपको भी ऐसा हुआ था? और अगर हुआ था तो हमें क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? देखो जब स्टार्टिंग में तुम सिर्फ क्लास में पढ़ोगे ना तो फिर ऐसा और 3 दिन उसको देखा ही नहीं
फिर तुमको लगेगा तुम भूल गए हो। वो तो वैसे ही होता है, अगर एक बार तुमने क्लास में पढ़ा फिर 3-4 दिन अगर तुम देखोगे ही नहीं तो आप भूल ही जाओगे। क्योंकि हमें रिवीजन फिर मैं पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था क्योंकि नहीं याद रह रहा है, बट फिर मैंने वीडियोस देखे, इंटरव्यू, उन्होंने सारे बोल रहे हैं कि बस नेक्स्ट क्लास में जब तुम जाओ उससे पहले प्रीवियस क्लास का एक बार रिवाइज कर लो। तो बस वही डेली अगर तुम करोगे तो फिर कोई भूलने की चीज़ ही नहीं है ना। तो क्लास के पहले रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के पहले बस 10 मिनट पहले बैठो और फिर सारा रिवाइज कर दो, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि तुमने कल ही पढ़ा है। तो बस वो अगर वो करोगे तो फिर हो जाएगा, तुमको याद रहने लगेगा। अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? अच्छा ध्रुवल, ये तो चीज़ ठीक है कि रिवाइज़ कर लो, कि 10 बार कर लो, 12 बार कर लो। कल पढ़ा था, आज भूल गया हूँ तो आज मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा। बट सबका कैलिबर अलग अलग है और सबकी रिवीजन की टेक्निक अलग अलग है। किसी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आधा घंटा लगता है, किसी को वही चीज़ करने के लिए पूरा दिन जाता है। जैसे आज कल हीट ट्रांसफ़र ख़त्म हुआ, मेरे को लगता है कि ठीक है मैं 1 घंटे में पूरा हीट ट्रांसफ़र रिवाइज़ कर सकता हूँ, बट कुछ बच्चों के लिए वो 2-3 दिन चले जाते हैं, फिर नया सब्जेक्ट चालू हो जाता है तो वो उधर भी रह जाते हैं, उधर भी रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो वो बात तो सही है कि कैलिबर सबका अलग अलग होता है, और कुछ लोगों को लगता होगा टाइम रिवाइज़ करने, जैसे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करने में मेरे को भी पहले 2 दिन लगते थे, 1 या आधा दिन तो 1.5 दिन तो चला जाता था। बट वो क्या होता है कि तुम जब स्टार्ट करोगे अच्छे से रिवाइज़ करना तो पहले टाइम लगेगा तुमको, पहले फुल टाइम दो, जितना तुम्हारा टाइम तुम्हारा दिमाग मांग रहा है उतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर टाइम मैनेजमेंट की बात होगी फिर। और दूसरा कि ऐसे रिवीजन की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है तुमको पता है, बस वैसा करो। और स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करने में टाइम जाएगा। बट फिर जैसे जैसे आप 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर जैसे जैसे आगे आप रिवाइज़ करते जाओगे तब वो टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा और तुम कम वक्त में आराम से कर सकते हो, वो हो जाता है। तो जैसे बच्चे अभी 6 घंटे की क्लासेस करके आते हैं, 6 घंटे पूरे दिन पढ़े हैं, उसके बाद वो लोग थक गए हैं, उसके बाद उनको उस दिन का भी काम करना है और उनको रिवाइज़ भी करना है, तो उसके लिए वो लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि सोना भी है बच्चों को, 24 ही घंटे हमारे पास, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल, उसका एक बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वो चीज़ वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? जैसे मेरा कैसे होता था कि सर की क्लास 2 बजे स्टार्ट होती थी दोपहर में, और 2 से चलती थी 7 बजे तक, एक 2 सब्जेक्ट की एक साथ, ठीक है। तो ऐसा तुमको जो सेट हो रहा है वैसे तुम कर लो कि तुमको सुबह क्या करना है और रात को क्या करना है। सुबह जैसे तुम उठे 7-8 बजे उठे फ्रेश होने के लिए, फिर तुम्हारे तो आपके लिए बीच में 3-4 घंटे होंगे क्लास चालू उससे पहले, तो तुम सेट करो, तुम खुद के लिए सेट करो कि तुमको उस वक्त में रिवीजन करना है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ऐसे ही रात में हो जाओ, जैसे 7 बजे क्लास ख़त्म हुई, तुम 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लो और फिर रात में 2 घंटे और बचेंगे तुम्हारे पास, तो फिर और उन 2 घंटे में डिसाइड करो कि उस वक्त में क्या करना है। तो मैं ऐसे करता था कि जैसे सुबह रिवाइज़ करिए तो रात को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर रात को रिवाइज़ किया तो सुबह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बस वो इसीलिए वैसे टाइम मैं वैसे करता था। अच्छा ठीक है, ये रिवीजन हो गया। अब जब आप क्वेश्चंस करते थे तो क्वेश्चंस को किस तरह से करते थे? एक टाइम लिमिट लिया कि 30 क्वेश्चन करने हैं तो उसको 15 मिनट में ही करना है, या फिर छोड़ दो यार करेंगे, 1 घंटा है अपने पास, 2 घंटे हैं कर लेंगे, या किस तरह से वो उनका जो भी स्ट्रेटजी रहती थी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? और जो क्वेश्चंस का बैंक रहता है, मतलब कहीं से आप करते हो, कोई वेबसाइट से करते होगे या किसी बुक से सॉल्व करते होगे, तो वो कहाँ से सोर्सेज कहाँ से रहते थे वो एक बार बता सकते हैं? तो जहाँ तक क्वेश्चन करने की बात है, क्वेश्चन बैंक तो फिर देखो, एक तो गेट प्रीवियस ईयर का होता है, ये EI के वालों की बुक है, वो कर लो। फिर ऑनलाइन यूनिट ऑपरेशन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे भी आपको 1990 से लेकर 2020 तक मिल जाएंगे सारे पेपर और आंसर्स, ठीक है। और बस, और फिर जो सर ग्रुप में क्वेश्चन भेजते थे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, वो हाँ असाइनमेंट्स वो सब करते थे, बस उतना ही किया है मैंने। बस क्या था, बच्चे बोलते हैं कि प्रीवियस से लगा चुके हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, प्रीवियस से उनको रट गया है, मतलब वो चाहते भी नहीं रटना, फिर भी क्या है कि पता है कि ये पेज का होता नहीं, एक साइकोलॉजी होती है। अगर आप फील कियोगे कि अगर मान लो पता है इस क्वेश्चन को मैंने कहीं देखा था,
अच्छा कहाँ देखा था, लेफ्ट पेज में था, ये इसका आंसर था, ऐसे किया था, तो वहाँ पे क्या दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये बच्चे जनरली जब मैं फील कर रहा हूँ तो फील करेंगे ही, और तो बच्चा है अभी। तो मैंने क्या किया, फिर उनको नए क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया कि ये नए क्वेश्चन लो तुम, अब तुम सोचो, ठीक है। तो अब वो जो सोचना शुरू किया ना, तो वही क्वेश्चन वो नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उनको एक्चुअली क्या था, स्टेप पता था कि ये जैसे होता है ना टेक्नोलॉजी, कि मम्मी लोगों को पता होता है कि हमें दूध बनाना, चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए क्या करना है, बट क्यों करना है ये नहीं पता। ये पता है कि हाँ, एक हम स्टील के बर्तन लेंगे और स्टील में हम दूध रखेंगे, गर्म करेंगे, फिर उसमें चायपत्ती डालेंगे। लेकिन ये सब हम स्टील का बर्तन ही क्यों ले रहे हैं, हम मिट्टी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मम्मी को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि करना है। तो वही चीज़ हमारे बच्चों में आ गई आजकल कि इन्हें पता है कि हमें ये करना है, बट क्यों करना है ये नहीं पता। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमने क्या किया, हमने सोचा कि इन्हें नया क्वेश्चन दो, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब उसमें अब वो उस घूम गए, फिर अब जब घूमोगे तभी जानोगे कि हाँ, अब तुम सोचोगे कि हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन तो वही है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब बच्चा वहाँ पे सोचना शुरू किया, दिमाग का यूज़ करना शुरू किया। हम करते क्या है कि हम वही चीज़, बच्चा सोचता है कि 20 ईयर लगा लिए तो हो गया काम। 20 ईयर लगाने में उन्हीं काम होगा जो उस चीज़ को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट को विजुलाइज कर पा रहे हैं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ देखा है। और एक वर्ड मैंने यतेंद्र से ही मैंने एक बार, जब हम लोग एक बार का इंटरव्यू लिए थे, तो इसने बोला था कि सब्जेक्ट जब दिखने लगे ना, तभी समझ जाओ तुम्हें आ गया है, तुम्हें दिखना चाहिए सब्जेक्ट, कि हम रियल लाइफ में देख पा रहे हैं कोई क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये बार बार ये बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन से मैं, एक क्वेश्चन जब आता है, मैं अगर क्लास में बताता हूँ तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। हर एक क्वेश्चन में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो क्वेश्चन अपने आप में एक, अपने आप को बोलना चाहता है कि तुम मुझे समझो, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जैसे आधार कार्ड है, आप स्कैन करोगे तो पूरा उसका निकल जाएगा बायोडाटा कि आपका रेटिना क्या है, ये क्या है, फिंगरप्रिंट क्या है। उसी तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम जनरली क्या करते हैं, यार क्वेश्चन है सॉल्व करना है, नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक तरीके से डिकोड है, कोड किया हुआ है, हमें डिकोड करना है, हमें डिकोड करना है। और अगर हम क्वेश्चन को डिकोड कर लिए तो बात ख़त्म। तो हम जनरली करते क्या है कि यार ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट्स को दिखना चाहिए, और क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन सामने आता है, तो ये तुम कभी भी ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन मैं लगाया हूँ तो फिर दोबारा लगाऊंगा मैं। ऐसा दिमाग होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं अभी लगाया हूँ, फिर 1 घंटे बाद मैं भूल गया, ये क्वेश्चन मत लगा ही नहीं था कभी। ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा, चूँकि ये फर्स्ट रैंकर है, सेकंड रैंकर है, ठीक है, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी हमें चीज़ों को समझने की। परफेक्ट। और मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम तीनों मिलकर शायद कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि याद मत करो क्वेश्चन। मैं बोला कि अभी ये क्वेश्चन बोला, और फिर 1 घंटे बाद मैंने वही क्वेश्चन दिया, फिर को यार ये तो नया क्वेश्चन है, ठीक है चलो लगाते हैं। ऐसा होना चाहिए, नहीं ये तो लगाया था मैंने। आप लोग क्वेश्चन याद करते हो, आप लोग क्वेश्चन याद करते हो, क्वेश्चन मत याद करो, क्वेश्चन को भूल जाओ, दिमाग को एकदम ओपन रखो। मतलब ये सेम क्वेश्चन 1 घंटे बाद आपसे पूछा जाए तो आप भूल जाओ कि ये तो मैं अभी लगाया था, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या पता, मतलब बस कॉन्सेप्ट। अब जैसे मेरे पास है, मेरे पास बच्चा हीट ट्रांसफर क्वेश्चन भेज देता है अभी, फिर 1 घंटे बाद सीआरई का भेज देगा, फिर मास का भेज देगा, कहीं कहीं से भेज सकता है। तो अब अगर मैं याद किया हूँगा तो मैं कैसे बता पाऊँगा, दिमाग ही ब्लैंक हो जाएगा फिर तो, कि मैं याद किया था, बुक खोलूँगा कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, शायद मुझे पता नहीं है। मैं क्वेश्चन को लाइन पढ़ता हूँ, समझता हूँ, डिकोड करता हूँ। मैंने बोला ना कि कोडिंग और डिकोडिंग का खेल है, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही डिकोड है, ऑलरेडी डिकोड है, ऑलरेडी डिकोड है। केवल हमें क्या करना है, पढ़ लेना, हमें पढ़ करके हमें पेशेंटली पढ़ लेना है और सॉल्व कर देना है, फार्मूला बेस्ड है वो। लेकिन जितना शॉर्ट में लिखा है वो क्वेश्चन ना, समझ लो दिमाग खराब होने वाला है। अब उसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा क्या है, फिर दोबारा पढ़ोगे तो फिर कुछ क्लियर होगा, फिर तीसरा पढ़ोगे तब हाँ ये पूछ रहा है। मतलब उसी लैंग्वेज को बार बार हम डिकोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और जब हमारा दिमाग ऐसे क्वेश्चंस के लिए खुल जाता है, ठीक है, और ये खुलता कब है, जब आप सोचने को, जब अपने दिमाग पे फोर्स डालते हो। हम जनरली दिमाग फोर्स डालना चाहते नहीं है, और लोग बोलते हैं कि दिमाग कैसे पड़ेगा, लोग बोलते हैं दिमाग कैसे पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं लोग एप्टीट्यूड कॉम्प्लेन, ठीक है।
या कोई कोचिंग ज्वाइन करने से, ऐसा नहीं होता है। मेरा एज ए टीचर मैं बता दूं कि अगर मैं आप लोग बोलते हो, आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो कि क्यों, तो एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आपको दिखा पाऊं, चीज़ों को विजुलाइज करा पाऊं। और जैसा कि हमारे स्टूडेंट में बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिएगा कि मैं चाहता हूं कि चीज़ों को दिखा पाऊँ। अगर आप देखना चाहते हो ना, दिख जाएगा, वो चीज़ दिख जाएगी। पीबी का एनआरटी है तो है क्या, जनरली मैं बताऊं, अभी मैं कल पीसी क्लास ले रहा था, तो उसमें सिंपल सा मैंने पीबी का एनआरटी पे क्वेश्चंस और इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि बच्चों को फर्स्ट टाइम वो चीज़ें लगा कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। जनरली क्या था कि हाँ ये चांसला है, बॉयसला है, बट उसका यूज़ कहाँ करना है ना, उन्हें नहीं पता। जैसे हम हथियार लेके जा रहे हैं, लड़ाई में भेज दिया गया, सब हथियार मेरे पास है, बट चलाना कैसे है, कब चलाना है, मुझे नहीं पता। तो व्हाट इट मीन्स, तो ये हमें सिखाना हमारा काम है, और साथ में यही करने का ट्राई करता हूँ। और कहाँ तक कर पाता हूँ ये आप लोग बताओगे। सर यार, सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं। आपका सब्जेक्ट जब सर पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे ना, तब आपको सब्जेक्ट दिखने लगेगा, लाइक सीरियसली फील होगा। क्योंकि हीट ट्रांसफ़र में आपको कुछ ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे क्लियर होंगे। बस फिर फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत पड़े, बाकी कॉन्सेप्ट में तो सर करवा ही देंगे, आपको सब दिखने लगेगा सीरियसली। और बस ये इनका क्वेश्चन वो रह गया था कि क्वेश्चन बैंक, तो बस क्वेश्चन बैंक में देखो, प्रीवियस ईयर्स कर लोगे तुम, फिर सर जो असाइनमेंट भेजेंगे वो कर लोगे, और टेस्ट सीरीज दोगे। टेस्ट सीरीज तो जैसे तुमने 30 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, तो तुम्हारे पास 1800 क्वेश्चन हो गए आराम से। तो बस वही क्वेश्चन तो वही है, कुछ एक्स्ट्रा कहीं से बुक में जाके करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस इतना करो और रिवाइज करो, हो जाएगा। और एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कोई बच्चा अगर पूरा टाइम रिवाइज कर करेगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, वो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। या फिर कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर बट रिवाइज नहीं कर रहा है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो दोनों में बैलेंस होना ही चाहिए। दोनों आप अपने हिसाब से बैलेंस करो और टाइम दो दोनों चीज़ों के लिए। क्वेश्चंस और थ्योरी में एक चीज़ बहुत लिंक्ड है, जो हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि थ्योरी जो है वो एक कॉन्सेप्ट बताती है, क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करवाता है। अभी आप जितना क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीखेंगे। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। बट प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या है कि हम क्वेश्चन करते क्वेश्चन लेते हैं कि बस सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ। बेटर ये है कि क्वेश्चन जब सामने हो, तो उसके बैकग्राउंड की जो थ्योरी है उसको एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर जब आप ये चीज़ भी देखेंगे कि क्वेश्चंस करो ना या मत करो, थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, आप कोई भी गेट के पेपर भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो एक ही बार में 3-4 घंटे के पीरियड में ही आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आपकी थ्योरी ही क्वेश्चन से बनी हुई है, और वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वहीं पे यूज़ किए हुए हैं। तो आपको ये नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया, बस उसकी जो थ्योरी है उसको उसी के साथ में आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि हीट ट्रांसफ़र में कि ये कंडक्शन की इक्वेशन है, तो इससे क्या क्या बन सकता है, वो एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आप पूरी थ्योरी एक ही बार में रिवाइज कर सकते हैं, वो सेकंड्स का खेल है। ऐसा भी हो जाता है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूरे सब्जेक्ट से फरवरी 13 को पेपर था, 17 में, अभी भी याद है मेरे को, और 12 घंटे में पूरा रिवीजन हो गया था। वो उस लेवल पे चला जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपने थ्योरी को देख के ही किए हैं और थ्योरी भी क्वेश्चंस के हिसाब से ही की है। तो आप कुछ भी करेंगे तो आप रिवीजन ही कर रहे होंगे एक टाइम के बाद। चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा। जनरली हर एक स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन फेज़ में किसी न किसी को आइडियल मानता है, किसी के बारे में सुना होता है, किसी की वीडियोस, किसी की स्टोरीज़, चाहे वो कॉलेज में हो या सीनियर कोई वैसे हो या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो। तो आपके वो कौन कौन से रोल मॉडल या कहाँ से वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से आया, और कहाँ से वो सोर्सेस कौन कौन से थे जो आपको बिल्कुल पुश कर रहे थे कि ध्रुवल गेट एग्ज़ाम तो फिर एक सिंगल डिजिट रैंक के साथ ही क्यों, और उसके पीछे अगर कोई ऐसी कोई स्टोरीज़ या वीडियोज़ अगर किन्हीं की रही है जो एक पार्टिकुलर सेंटेंस या एक पार्टिकुलर वर्ड आपको हिट कर गया हो, तो वैसा अगर कोई सीक्वेंस हो आपके साथ। एक बार ना मेरे प्रोफेसर थे कॉलेज में, उन्होंने बोला था कि पीएसयू में अगर कोई जाता है तो जॉब नहीं छोड़ता है,
वो वहाँ पे रहता है, काफ़ी लोग रहते हैं, बहुत वहाँ पे ही रहते हैं, 90% लोग वहाँ पे ही रहते हैं। तो बस उसी वहीं से ही स्ट्राइक हुआ था कि PSU में तो घुसना ही है, कुछ भी करके घुसना है। और फिर मैंने रिसर्च की कि मेरे कॉलेज के सीनियर्स में कौन कौन हो गए थे। तो एक दो बंदे ONGC में गए थे। फिर मेरे एक साल जो सीनियर था उनका लास्ट ईयर 51 रैंक आया था, और उन्हें तो जॉब के साथ 51 रैंक लाया था, कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो यार मेरे को लगा कि अपन के ही कॉलेज के अपन के जैसे और उनकी 51 आ सकती है तो हमारी भी आ सकती है। तो बस वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि ओके ये तो हमारे जैसे अगर कर सकते हैं। और फिर जब भी किसी के भी वीडियो देखो और वो सब यही बोलते हैं अगर मेरे से हो सकता है तो आप लोगों से भी हो सकता है। तो फिर बस वही इंस्पिरेशन बन गया कि कहीं ना कहीं मिस्टर यतेंद्र का भी वीडियो कभी हाँ देखा था ना। इनका भी देखा था बहुत, इनका तो बहुत बार देखा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने बहुत सारी इधर उधर की बातें करी। स्टार्टिंग ध्रुवल की जर्नी कहाँ से रही, कैसे इन्होंने चीज़ें अचीव करी। और इस वीडियोस में एक चीज़ मैं आप सभी को बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि मुझे करना क्या है, और अगर आपके पास एक सही प्लान है, और अगर आप एक डेडिकेटेड पाथ पे अगर आप चल रहे हैं, नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स। ऐसे और भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आप लोग के बीच में मैं आता रहूँगा। और गेट 2021 में ऐसे और भी काफ़ी सारे टॉप रैंकर्स रिजल्ट्स हैं जिनकी अपनी एक अलग ही स्टोरी है। मैं हर बार एक नई स्टोरी लेकर के आपके बीच में आने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो जेन्युइन रिजल्ट्स EII इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किए हैं, उस रिज़ल्ट को अगर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट, कोई भी अदर इंस्टीट्यूट अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक के पेज पे यूज़ करें, अपने यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत नॉमिनल आजकल मैं देख रहा हूँ, 3 4 5 साल से ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी स्टूडेंट के अचीवमेंट्स को आप अपने फेसबुक वॉल पे और वेबसाइट पे आप पोस्ट कर देते हैं और नीचे आप एक हेडलाइन डाल देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके पास अगर उनका अपना ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं है, प्लीज़ आप EII के रिज़ल्ट्स के साथ ही नहीं, किसी और के रिज़ल्ट्स के भी जेन्युइन रिज़ल्ट्स के साथ आप अपने वेबसाइट पे इस तरीके का फेक प्रमोशन करने की कोशिश नहीं करें। इस बार भी हमने देखा है कि हमारे काफ़ी सारे टॉप रैंकर्स, उनके इमेजेस एज इट इज़ हमारे वेबसाइट से लेकर के और अदर इंस्टीट्यूट्स ने कॉन्ग्रेचुलेशंस के नाम पे अपनी वेबसाइट्स पे लगा रखे हैं और अपने फेसबुक पे लगा रखे हैं, जो शायद जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को सर्च करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को सर्च करते हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं डेविएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी को इस चीज़ के अवेयर करना चाहूँगा। और साथ में मैं आपको बहुत ही क्लियर करूँ, जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं जो हमारे रिज़ल्ट्स को, हमारी फैकल्टीज़ और हमारी इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट्स करने की कोशिश करती है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे ऑथेंटिक जेन्युइन रिज़ल्ट्स हैं, इन रिज़ल्ट्स के पीछे जो हमारा जो एफर्ट्स है और स्टूडेंट का जो एक बिलीफ है हमारे से, इस फेथ को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरी आज जो हम बना पा रहे हैं, ये ओवर ए नाइट क्रिएट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हमने, हमारी पूरी टीम ने एक बहुत हार्ड एफर्ट्स, एक दिन नहीं 7 साल 8 साल का ये एफर्ट्स है कि आज हमारी फैकल्टी क्लासरूम में जब अपनी डिलीवरी को डिलीवर कर रही होती है, तो मिड ऑफ द कोर्स में हम ये डिफ़ाइन कर पाते हैं ये बच्चा हमारा अंडर 50 का है, ये बच्चा हमारा अंडर 100 है, और इवन सिंगल डिजिट तक जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकता है। हमने ऐसे काफ़ी सारे रैंकर्स को हमने एस्टिमेट कर रखे हैं। तो प्लीज़ क्रिटिक्स, जो भी क्वेरास फेसबुक गूगल्स पे जो हमारे बारे में रिव्यूज़ पढ़ते हैं, वो उन्हें पढ़ने वालों को नहीं पता होता है कि ये एक्चुअल रिव्यूज़ है या फेक रिव्यूज़ है।
तो बहुत सारे फेक रिव्यूज़ भी आपको हमारे अगेंस्ट में मिलेंगे। सो अगर आपके पास ऐसी कोई भी अगर डाउटफुल्स है तो मैं आपको कहता हूँ आप सीधे हमारे से कम्युनिकेट करिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे से कम्युनिकेट करिए और हमारे से क्वेश्चन करिए। अगर किसी तरह की क्वालिटी जजमेंट अगर करनी है, आप हमारे क्लासरूम ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में आप हमारे से डेमो ले सकते हैं। मैं आज इस शाम इस डिस्कशन को यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ बिकॉज मिस्टर प्रदीप के पास एक क्वेश्चन है जो कि मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मैं आंटी को ये माइक देना चाहता हूँ। हाँ, कि आंटी ध्रुवल के बारे में कुछ बताएं कि वो सब हमने सुन लिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट आप एज ए गार्जियन, आप बहुत सारे बच्चों के गार्जियन ये जो वीडियो होगा और गार्जियन भी सुनेंगे और लोग के मम्मी पापा भी सुनेंगे, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो और आपने ध्रुवल को क्या हेल्प किया, किस तरीके से, बिकॉज आपके रोल के बिना पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने, आपने, दीदी ने, भैया ने जो भी हेल्प किया है, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे सपोर्ट, किसी तरीके से भी आपने जो हेल्प किया है वो क्या हेल्प था और गार्जियंस को क्या करना चाहिए ताकि बच्चा आपका आज ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक लाया है, तो क्या आपको ये विश्वास था पहले? तो ये सब सारी चीज़ें ध्रुवल ने तैयारी कैसे की, ये छूट रहा था, ये बहुत ज़रूरी है मुझे सुनना, प्लीज़ आंटी। और भी पेरेंट्स ऐसा अपने बच्चों के लिए ऐसा फेथ जनरेट कर पाएँ और बच्चा भी कॉन्फिडेंट हो सके कि पेरेंट्स मेरे को इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की आपसे कुछ। हम ध्रुवल को हर रोज़ कहते थे कि आप पढ़ाई करिए, आगे आइए, क्योंकि उसके पापा ने बहुत मेहनत की थी। वो तेरे पापा के जैसी आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आप पढ़ाई करें और आगे आइए तो आपकी लाइफ बन जाएगी और हमारी भी बन जाएगी। हम डायरेक्ट पेरेंट्स को कहते हैं कि आप पढ़ाई करें, कुछ पीछे हट नहीं करिए फाइनेंशियली, कि कोई घर काम में कोई ध्यान ना दे और अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे लाइए तो आपकी भी लाइफ बन जाएगी और आपको बच्चों भी बन जाएगी। और मैंने और उसके पापा ने, मैंने छोटे 2 बच्चों ने उसको बहुत सपोर्ट किया कि आप कोई पर मगज में टेंशन किया होगा और चिंता करेगा, पढ़ाई करिए, बीजू को घर की टेंशन नहीं लिए, फाइनेंशली नहीं ले, मगज ऊपर नहीं लेना लोड, आपको कुछ भी चाहिए बता देना, हम पूरा सपोर्ट आपके साथ करेंगे। और ध्रुवल कैसे तैयारी करता था? तैयारी बहुत अच्छे तैयारी करता था और उसको भी विश्वास नहीं था कि मैं इतनी आगे आ पाऊँगा। उसको एक थी 50 में आने वाला, उसको विश्वास था, पर फर्स्ट रैंक का उसका भी विश्वास नहीं था, हमारा भी विश्वास नहीं था। हमको 1 थी 10 में विश्वास था कि 1 थी 10 में हमारा बच्चा आएगा, पर फर्स्ट रैंक में आया, उसको हमारे बहुत खुशी है। नहीं विश्वास था, इतना विश्वास नहीं था। उसके हमारा आखा समाज का और हमारा आखा गुजरात का गौरव है, क्योंकि गौरव गुजरात में फर्स्ट नंबर लाया है, पहली बार आया है। तो आपने देखा एक मदर की फीलिंग्स। जी हाँ, ये सेम फीलिंग हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सेम फीलिंग ये पाना चाहते हैं और आप सभी स्टूडेंट में ये कैलिबर और पोटेंशियल्स होता है। ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की और एक सही दिशा में, सही डायरेक्शंस में आपको अपने पोटेंशियल्स को यूज़ करने की। तो मैं इस सेशंस को एक लास्ट स्टेप के लिए मैं मिस्टर यतेंद्र के पास देता हूँ। हाँ, बच्चों को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी हो गया है, जैसे अभी इंटरनेट पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये करते रहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रैंक है, हमारे पास सेकंड रैंक है, तो उसमें कुछ नहीं होता, बैनर से फ़ोटो उठाओ, चिपका दो और छाप दो। सिंपल सी बात इतनी है कि जो जेन्युइन रिजल्ट्स यहाँ पे हैं वो कहीं और से नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड भी क्रिएट होता है। मेरा और प्रदीप सर का साथ 2017 से और आज तक नहीं टूटा है। तो यहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो लोग कभी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि बच्चों के साथ बिहेव कैसे करना है। कुछ चीज़ें हैं, हम लोग भी जब तैयारी करते थे, कोई गेट फोरम का नाम सुन रहा है, कोई गेट कोच का नाम सुन रहा है, बट उसके बाद भी हम लोग EII के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों के ऊपर वी आर जेन्युइन, वी आर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ EII। हम लोगों को बस आप ये मिसगाइड मत हो ये किसी भी पोस्ट को देख के, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। आप एक गलत डिसीजन ले लीजिएगा ना तो फिर आपको ये दिक्कत होगी। बट यहाँ पे एक जेन्युइन टीचर्स हैं, जेन्युइन एक बॉन्ड है और यहाँ पे सब लोगों की सुनी जाती है। तो आप EII आइए और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी रैंक अपने आप अंडर 100 आ जाएगी।
Thank you everyone for watching these videos, and in the next video we will be live on Facebook and YouTube, and date and timing will be announced very soon. So best of luck to all GATE future aspirants. Thank you very much. Cut kar do.